आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल, फिलिस्तीन और सीरिया की। जी हाँ, हम हर रोज इस पर बात करते हैं और आज भी बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं और बड़ी अच्छी खबरें, बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं। हालांकि जो गजा की सूरत हाल है उससे हम सब वाकिफ हैं, वो अफसोसनाक है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अच्छी खबर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस बात की तरफ हमने इशारा किया था अपने लाइव शो में, उस वक्त शायद सब हैरान थे। उस वक्त शायद ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हम लोग जो बात कर रहे हैं सीरिया के हवाले से, वाकई वो बात सच्ची है। तो मैं सबसे पहले अपडेट दे दूं। अपडेट जो है वो ये कि ईरान जो सुर्खी चल रही, मैं आपको बता रहा हूं, ईरान अपने दुश्मनों से बढ़ाने लगा दोस्ती का हाथ। सीरिया में झटका दिया या झटका उसको मिला, क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। और जो आज का थंबनेल है उस पर कि क्या एसटीएस और ईरान करीब आएंगे, तो उसके जो इशारे हैं वो मैं बताऊंगा और फिर इस पे बातचीत होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा यानी संयुक्त राष्ट्र में जो एम्बेसडर हैं, जो ईरान के सफीर हैं, सईद इरावानी ने कहा है कि ईरान और सीरिया के बीच ऐतिहासिक और मैत्रिक यानी दोस्ताना रिश्ते बहुत कदीम रहे हैं, बहुत ज्यादा, और हमेशा जो आपसी मफाद यानी आपसी हितों और जो इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है, उसको उसके सिद्धांतों की बुनियाद पर, उसके उसूलों की बुनियाद पर हमेशा हम रिश्तों में आगे बढ़ते रहे। ये वो अभी कह रहे हैं, ये मैं 2 महीने पहले की बात नहीं कर रहा हूं, और ये बहुत बड़ा पैगाम है। दूसरी तरफ जो ईरान के वजीर खारजा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने ये बात कही है। मंगलवार रात में ये बात सामने आई है कि हम सीरिया में दोबारा अपने दूतावास, सफारत खाना यानी एम्बेसी खोलेंगे। अब ये क्या है, ये क्यों बात कही गई, अब इसको पूरा समझिएगा। अब आ जाइए इसी का हिस्सा, जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि इसमें अमेरिका या इजराइल का हाथ है, जो तख्ता पलट हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि क्रेडिट जो है नेतन्याहू लेना चाहते थे, कि वो क्रेडिट ले लें कि जो तख्ता पलट हुआ इसमें मेरा बहुत बड़ा रोल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसको खारिज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस तख्ता पलट में तुर्की का बहुत बड़ा रोल है, तुर्की का बहुत बड़ा हाथ है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम चर्चा करते आए हैं कि ये जो तख्ता पलट है दरअसल ये समझौता है, ये तख्ता पलट नहीं समझौता है, और इसके पीछे रूस, टर्की और ईरान का बहुत बड़ा हाथ है। अब हम उसको, आप इसको चैनलाइज करते रहिए, मैं आगे बढ़ता हूं और फिर उस पर बात करूंगा। तमाम जो दोस्त हैं, इसके अलावा सऊदी अरब और इजराइल, ये दोनों बहुत करीब आ रहे हैं, ऐसी चर्चा हो रही। ये चर्चा क्यों, क्या वाकई इसमें सच्चाई है कि सऊदी अरब और इजराइल फिर यानी यहूदी और मुस्लिम मुल्क फिर बहुत करीब आने जा रहे हैं? इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये बात क्यों आ रही है। पहले रिश्ते बनने जा रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बार बार जब सऊदी अरब कह रहा है कि पहले आप फिलिस्तीन को उसका हक दे दो, तो अगर फिलिस्तीन को उसका हक मिल जाता है यानी फिलिस्तीन आजाद हो जाता है, तब तो सऊदी अरब रिश्ते बनाएगा, वरना रिश्ते कायम हो जाए ऐसा मुमकिन नहीं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये तमाम पॉइंट्स आप अपने जहन में रखिएगा, अपने सवाल तैयार रखिएगा, मैं कह रहा हूं। और आइए, सऊदी अरब का एक बड़ा अचीवमेंट सामने आया। सऊदी अरब को तेल के कुएं में मिला नया खजाना, ये हेडिंग चल रही है। पहली बार निकाला सफेद सोना, मालामाल होगा मक्का और मदीना, ये खबरें चल रही हैं। और इसमें है क्या, दरअसल लिथियम इसमें निकाला गया, और ये वो चीज है जो कश्मीर में पाई गई है,
और ये जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां होती हैं, जैसे आजकल बैटरी की कारें वगैरह सब चल रही, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो है आप देखिए वो बैटरी से चल रही हैं, तो उसमें ये बहुत बड़ा काम आता है। और मोबाइल बैटरी बना, तो ये बहुत बड़ा खजाना है, बहुत बड़ा सरमाया है, और ये सऊदी अरब को एक बार फिर बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब आ जाइए, और सीरिया में मंत्री बनने जा रहा था मोसाद का सबसे खतरनाक जासूस, कैसे खुला राज और कैसे वो पकड़ा गया और फिर उसे फांसी हो गई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि ये बात 1960 की है, लेकिन ये बात सामने आई क्यों दोस्तों? क्या आज भी जो एसटीएस नई सरकार बनाने जा रहे उसमें मोसाद का कोई आदमी है क्या? ये राज क्यों खोला गया दोबारा? ये 1960 की बात आज सामने क्यों आई? उस वक्त वो पकड़ा गया था, सीरिया की खुफिया एजेंसी ने उसे पकड़ा और उसके बाद उसे फांसी दे दी गई थी। तो ये आप देखिए कि बहुत बड़ा सिनेरियो जो हमारे सामने है, वो पूरी चीजें, पूरी तस्वीरें यहाँ पे सामने आ गई। इसके अलावा कुछ उर्दू से जो खबरें वो भी मैं आप तक पहुंचा दूं, फिर डिटेल में बात करूंगा। हमारे साथ जल्द ही जुड़ जाएंगे ग्रुप कैप्टन ग्रुप कैप्टन देवनाथ जी बहुत जल्द हमसे जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखिए मकबूजा फिलिस्तीनी सरजमीन पे मुजाहरे, ये मकबूजा जब हम ये लोग कहते हैं, खासतौर से जो ईरानी एजेंसियां हैं, तो वो दरअसल वो कहते हैं इजराइल को। इजराइल के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहा है, आवाजें बुलंद हो रही हैं, और ये हम बार बार कह रहे हैं कि वहां पे इरना ने सयूनी यानी इजरायली अखबार हारतुस के हवाले से रिपोर्ट दी है कि मकबूजा फिलिस्तीनी सरजमीनों में 200 स्कूलों के स्टूडेंट आज सड़कों पर निकल आए। यानी इजराइल के अंदर ये हम कह सकते हैं कि 200 स्कूलों के छात्र तलबा जो है आज सड़कों पर निकल आए। उन्होंने कैदियों के तबादले के लिए हमास के साथ समझौता करने का मुतालबा किया, मांग की है। हाल ही में हजारों इजरायलियों ने एक बार फिर हमास के साथ कैदियों के तबादले का समझौता करने की हिमायत में मुजाहरा किया, और बार बार प्रेशर पड़ रहा है, जैसा कि हमने कहा था। उन्होंने इस सिलसिले में ली तो लाल से काम लेट और लतीफ जिसको हम कहते हैं, काम लेने की बिना पर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ नारे भी लगाए थे। गजा पट्टी पर सयूनी फौज यानी इजरायली फौज की बमबारी में इजरायली कैदियों की हलाकतों और नेतन्याहू की जानिब से कैदियों के तबादले के सिलसिले में हमास के साथ मुआहदे के लिए लचक का मुजाहरा न किए जाने के बाद मकबूजा फिलिस्तीनी सरजमीनों में नेतन्याहू और उसकी इंतहा पसंद काबीना के खिलाफ शदीद गम गुस्सा है। ये बिल्कुल बात तय है। ये खबर आप देखिए, हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे कैप्टन साहब, मैं उन्हें स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर के तौर पर हम देख रहे हैं। और इसके अलावा शाम के एक और हिस्से पर दहशतगर्द सयूनी हुकूमत का कब्जा, ये शाम मतलब सीरिया। अब ये कहां पे है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, एक तस्वीर सामने पेश कर देते हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए कि जो जराए के मुताबिक यानी सोर्सेस के मुताबिक गासिब सयूनी हुकूमत ने सीरिया में अपनी जारियत और गासबाना कब्जे का सिलसिला जारी रखते हुए जुनूबी शाम यानी अल यमूक नदी के रास्ते और अल वाहिदा डैम पर कब्जा कर लिया है। यहाँ पे देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। इसी तरह जराए बिलाग के मुताबिक शाम में यानी सीरिया में बैतजीन के इलाके में मदाहमत की वजह से सयूनी फौज इस इलाके पर कब्जा नहीं कर सकी, लेकिन सयूनी फौजी अब भी इस इलाके के अतराफ में मौजूद हैं। इसके अलावा वादे रहे कि
सयूनी यानी इजरायली हुकूमत सीरिया में बशार अल असद की हुकूमत गिराने वाले मसले तंजीमों की खामोशी के दरमियान इस मुल्क के बुनियादी जो है वो ढाने और उसको तबाह करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही। ये बिल्कुल वादे है, बिल्कुल साफ है। तो मैं यहाँ पे देखिए और कुछ खबरें इसी तरीके से थोड़ा से और डिटेल में दे देता हूं जब तक कैप्टन साहब आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि दहशतगर्द सयूनी फौज के गजा के अस्पतालों और घरों पर वहशियाना बमबारी। हमास के मुजाहिदों ने भी कई इजरायली फौजियों को मार गिराया। तो ये खबर जो है देखिए वही है कि हमास जो है मुसलसल लड़ाई कर रहा है, मुसलसल टक्कर दे रहा है, वो अभी भी पीछे नहीं हट रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब जंग जो है वो 15 महीने में दाखिल हो गई है तो ऐसे में मारना जो है वो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये क्यों, मतलब ये ताकत जो मिल रही है, क्योंकि अब तो सीरिया भी नहीं रहा, तो ये ताकत जो है वो कहां से मिल रही है, ये देखने वाली बात होगी। और मैं इसी पे चर्चा करूंगा। मेरे साथ कैप्टन साहब आ रहे हैं और मैं जो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसपे बहुत बड़ी शायद आज चर्चा की जाएगी, और वो चर्चा है खास तौर से हम बात जो कर रहे हैं उस पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो बड़ी और बड़ी इम्पोर्टेंट खबर है वो ईरान की खबर है, जिस पर मुझे लग रहा है कि बड़े पैमाने पर बात करनी चाहिए और उस पे गौर करना चाहिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है कि ये जो खबर चलाई जा रही कि ईरान अपने दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। तो ये खबर क्यों इतनी घबराहट है? मैंने जो थंबनेल लगाया कि इसकी वजह से अमेरिका और इजराइल के पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं आप समझिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये जो तख्ता पलट हुआ है इसके पीछे तुर्की है, तुर्की ने तख्ता पलट कराया है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप अभी कोई हवा में बात नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये बात क्यों कह रहे? और ईरान जिस तरह से अब कह रहा है कि हम वहां पे अपना सफारत खाना यानी एम्बेसी खोलेंगे, वहां पे लूटपाट हुई, बंद हो गया, वो तमाम खबरें अपनी जगह हैं। लेकिन आज के हालात क्या है, क्यों ऐसा माहौल बन रहा है? और फिर जिस तरह की तस्वीरें सामने आने वाली थी, जिस तरह की तस्वीरें सामने आने वाली थी, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूं। तो मैं उसके हवाले से बात करने जा रहा हूं कि खास तौर से मैं पहले अपने साथियों का नाम ले लूं। अभी कैप्टन साहब शायद कहीं मसरूफ हैं। अभी हमारे साथ शकील सैफी साहब जुड़ गए हैं, जयदीप सिंह मुंदेला साहब, राजा सिंह राजपूत साहब, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं कई और लोग, फुकरा बॉय जुड़ गए हैं। इसके अलावा आज का टॉपिक अपने देश का होना चाहिए था। अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर का जो अपना अपमान किया, मैं उस पर भी बात कर लूंगा। मुमताज भाई, अब तो सऊदी अरब ने कह दिया है कि हम बिना 2 स्टेट सॉल्यूशन के भी इजराइल से नॉर्मलाइजेशन के लिए तैयार हैं। देखिए इसमें अभी कोई दम नहीं, मैं इस पे चर्चा करूंगा जयदीप साहब। इसके अलावा हमारे साथ जो जुड़ गए हैं मैं उनको भी गौहर बादशाह, अब्दुल सलाम, मोहम्मद हुसैन साहब, उनका भी खैर मकदम है, मोहम्मद शकील साहब, तो ये तमाम बशीर अहमद, बाबा खान साहब, असलम लावारे, फिरोज खान, यूनुस चोड़वारा साहब, ये मोहम्मद मुन्ना, तो मोहम्मद रईस, गयासुद्दीन, ये तमाम लोगों का मैं
खैर मकदम कर रहा हूँ, इस्तकबाल कर रहा हूँ। मैं एक एक सवाल पे चर्चा कर लूंगा, लेकिन मैं जिसकी तरफ आना चाहता हूँ कि जब तक गेस्ट नहीं है मैं उस पे चर्चा कर लेता हूँ कि देखिए जो बात कही जा रही, सबसे पहले मैं दोनों मेरे पास खबर है जयदीप साहब। मेरे पास ये खबर है ईरान और एसटीएस, और दूसरी खबर जो मेरे पास है वो है इजराइल और सऊदी अरब, और तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो चर्चा के काबिल है जिसका मैंने जिक्र किया है वो है डोनाल्ड ट्रंप का बयान, यानी अमेरिका और तुर्की। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी खबरों पे तो हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आइए हम बात कर लेते हैं ईरान के बारे में, क्योंकि ईरान के बारे में जो खबर आई है कि हम सीरिया से एक तो रिश्ता बयान किया, अक़वाम मुत्तहिदा में जो यानी जो संयुक्त राष्ट्र में एम्बेसडर है ईरान के इरावानी जो है, उन्होंने जो बात कही है पूरा रिश्ता गिनाया है कि कितने हमारे सदियों पहले के रिश्ते हैं, ये वो तमाम तरह की बातें। और दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसमें कहा है। एक तो ये कहा है कि अपने अपने मफादात जो है, यानी हित जो है, यानी सीरिया का जो अपना फायदा है और ईरान का जो अपना फायदा है, एक तो वो सामने हम रखते हैं। दूसरा ये कहा कि जो बैनुल अक़वामी यानी अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो कवानीन है, उसके जो उसूल हैं, हम उसकी बुनियाद पे हम अपने रिश्ते को मजबूत रखते हैं। यानी दो चीजें बहुत क्लियर कर दी हैं कि अगर सीरिया चाहता है तो हम यानी उस वहां की जो नई सरकार आएगी, जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है और इसके बाद चुनी हुई सरकार है, तो हमें कोई परेशानी नहीं है। ये क्या वाकई इतनी आसान बात है? क्या वाकई ये इतनी सीधी सीधी बात है? मुझे नहीं लगता। और विदेश मंत्रालय के जो स्पोक पर्सन है इस्माइल बगई, उन्होंने जो कहा कि हम सीरिया में अपना सफारत खाना खोल सकते हैं। देखिए क्या कहा है, मैं एग्जैक्ट जो बयान है वो मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए जो खबर, विद्रोही दमिश्क पर कब्जा करने के बाद ईरान के एम्बेसी में घुस गए थे, जहां उन्होंने तोड़फोड़ और लूटपाट की थी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने मंगलवार को कहा कि सीरिया में अपने दूतावास को फिर से खोला जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और राजनीति दोनों के संदर्भ में जैसे ही जरूरी शर्तें पूरी हो जाती हैं, हम दूतावास को फिर से खोलने के लिए आगे बढ़ेंगे, वहां पे दूतावास खोलेंगे। अब ये आप देखिए, ये जो खोलेंगे का मतलब क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे ख्याल से कही गई है कि हम दोबारा जो है वो तो बहरहाल कुछ चीजें ऐसी हैं। कैप्टन साहब से बात हो रही थी, कुछ उनकी शायद मसरूफियत हो गई है। फदील साहब अभी हमसे जुड़ जाएंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन हम इस वक्त जो चर्चा कर लेते हैं, खास तौर से मैं जो बात कर रहा था कि इससे पहले आपने देखा कि हमने जो बात की, और बात ये की थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पूरा तख्ता पलट है इसके पीछे रूस, ईरान और तुर्की, ये इनका कहीं प्लान ना हो, क्योंकि बार बार ये बात कही जा रही थी कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। अब अमेरिका के जो सदर होने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके पीछे अमेरिका नहीं है, इसके पीछे तुर्की है। ये जो तख्ता पलट हुआ है तुर्की है, यानी इजराइल भी इसके पीछे नहीं है। अब नेतन्याहू क्रेडिट लेना चाहते थे कि साहब हमने तख्ता पलट करवा दिया। इस पर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, लेकिन सच्चाई ये नहीं, और बार बार जो हम बात कर रहे थे। अब आप देखिए
कि ईरान के बारे में सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जिस तरह का तख्ता पलट हुआ है, कहीं भी खुरेजी नहीं हुई, कहीं भी खून नहीं बहा। ये क्यों? आपस में फौजें टकराई नहीं, तमाम फौजें सरेंडर कर गई। बड़ी खामोशी से बशरुल असद रूस पहुंच जाते हैं। हाँ, जो ईरान है वो अपनी सेना को अपने पास रखे हुए है। जो इराक में सेना 30,000 की है, फौज है, वो वहीं पे ठहर जाती है। तो क्या ये सब ऐसे ही हो गया इसको? और रूस जो है वो खामोश तमाशाई बना रहा और इजराइल सब करता रहा। क्या ये मुमकिन है? नंबर एक, ऐसा मुमकिन नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये प्री प्लान, जैसा कि हम कह रहे हैं, ये पूरा प्री प्लान हुआ, पूरे मंसूबेबंद। क्योंकि सीरिया पिछले 12-13 साल से खाना जंगी का शिकार है। वहां के हालात जो है बड़े खराब हो गए थे, बड़े बुरे हो गए थे, माली हालत भी, और बार बार इजराइल और अमेरिका का सीरिया निशाना बन रहा था। अब ऐसे में जरूरी था कि वहां पे एक मुस्तहकम सरकार लाई जाए। तो वही काम किया गया और बशरुल असद को वहां से हटाया गया और ये नए ग्रुप्स जो है इनको लाया गया, ऐसा हम लोगों ने तज्जिया किया था। और अब जो तस्वीर सामने आई वो यही है कि ये पूरा पूरा जो निजाम अब नया बनने जा रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान है और उसका सपोर्ट है। और सीरिया से बिल्कुल रूस नहीं भाग रहा है। ये खबर बेबुनियाद है, ये खबर झूठी है और ईरान भी वहां से नहीं हटा। सिर्फ सफारत खाना, चूंकि शुरू जोश होता है, कुछ उसमें क्योंकि कई ग्रुप है उनको कंट्रोल करना, लेकिन इतना कंट्रोल जरूर हुए। आप देखिए कि बात क्या है, इसको समझिए भाई। जो लोग घुसे, जिन लोगों ने तख्ता पलट किया, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। उन्होंने तो न बम चलाए, न बंदूक चलाई, न किसी का कत्ल किया, कुछ नहीं किया। लेकिन इजराइल वो 800 एयर स्ट्राइक कर दी, 900, कुछ तो रिपोर्ट आ रही कि 900 एयर स्ट्राइक सीरिया। क्यों ये 900 एयर स्ट्राइक सीरिया पर की क्यों गई? इसकी क्या जरूरत थी? भाई तख्ता पलट हो गया, अब आप कह रहे हो साहब हम दहशतगर्द वहां पे और वहां पे जो छुपा। इसका मतलब साफ है कि अगर इनको यह यकीन होता कि वहां मेरी हुकूमत आ रही है सीरिया में, तो जाहिर है कि इतना खौफ इजराइल के अंदर ना होता, इतना खौफ नेतन्याहू के अंदर ना होता। लेकिन इनको पता था, अमेरिका को और इजराइल को, शायद, मैं शायद लगा रहा हूं कि ये जो हुकूमत आ रही है इसमें मेरा कहीं से कहीं तक रोल नहीं है और ये पूरा खेल है। क्योंकि अगर दोनों टकरा जाते तो बहुत बड़ा, दोनों से मुराद मेरा ये है कि जो बागी ग्रुप है वो और जो सीरिया की फौज थी वो अगर टकराती तो बहुत बड़ा खून खराबा होता। और उसे ईरान ने रोका, उसे तुर्की ने रोक दिया, उसे रूस ने रोक दिया। अब कहते साहब तुर्की का बड़ा मफाद है, तुर्की जो है वो कब्जा करना चाहता है। ये सब दूर की बातें। फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो ये कि इजराइल अंदर दाखिल हो गया। तो हमने पहले भी बात किया था कि इजराइल दाखिल तो हो गया, लेकिन क्या वो वहां पे कायम रह पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो ना हो कि वो बैटल फील्ड में बदल जाए और वहां इजराइल फंस जाए। और ये कहीं इजराइल के लिए जाल तो नहीं है कि उसको फंसा दिया जाए। ये हमने चर्चा की थी और मुझे लग रहा है कि वहीं पे ये तमाम चीजें आ रही हैं, वहीं पे ये चीजें हम देख रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी है और इस पर अगर हमारे गेस्ट आ जाते हैं तो हम इस पे चर्चा जरूर करेंगे। अब आइए थोड़ा से हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस पे क्या कमेंट आया, मैं कमेंट ले लेता हूं थोड़ा और उसके बाद मैं इजराइल और सऊदी अरब के बारे में बात करूंगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, और ये जो ईरान वाली हमने बात की थी, इसमें देखिए साफ साफ है, बिल्कुल खुली किताब की तरह हो गया। अच्छा ये बताइए, अगर इतना मामला करीबी ना होता तो इतनी जल्दी
इतनी तेजी। हमास ने कहा, ये एसटीएस वालों ने कहा कि साहब हम लेबनान से अपने रिश्ते बहाल करना चाहते हैं, फिर कहा कि हम गाजा से अपने रिश्ते बहाल करना चाहते हैं। अब जो है ईरान ने पेशकश कर दी है, तो ईरान ने क्या यूं ही पेशकश कर दी क्या? और जहां तक वहां पे हालात, तो हालात तो जाहिर सी बात है कि चूंकि कई ग्रुप हैं, भरोसा किया नहीं जा सकता, और वहां पे एक स्टेबल वहां पे गवर्नमेंट तो होनी चाहिए। और आपको याद होगा 2 दिन पहले एसटीएस के जो सरबराह हैं अबू मोहम्मद अल जुलानी, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई सारे वर्कर्स जो है वो अपने अपने दफ्तरों में लौट आए और फिर से एक नया सीरिया हम बनाते हैं, नए दौर का आगाज करते हैं। क्या ये बात नहीं कही? ये बात, और वही टोन आप देखिए, ईरान का वही टोन है, वही चीज, मफादात, फायदा, इंटरनेशनल लॉ। क्यों इंटरनेशनल लॉ का जिक्र किया? मैं बहरहाल, हमारे साथ जुड़ गए हैं ये यूनुस चोड़वाला साहब। कई सारी मीडिया एजेंसी का दावा, सीरिया में बहुत जल्द अलग अलग संगठनों में आपस में बहुत बड़ी जंग भड़कने वाली है, और इस जंग में तुर्की, इजराइल और ईरान भी आपस में लड़ेंगे। यूनुस साहब देखिए, खबरें ये वेस्टर्न खबरें हैं और ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। अगर ये होना होता तो अब तक ये शुरू हो गया होता, मारकाट शुरू हो जाती, और वहां तो सारे बंदूकधारी थे, बंदूकें चलने लगती। लेकिन जुलानी ने साफ साफ कह दिया कि अब हम लड़ेंगे नहीं, खून खराबा नहीं होगा, और जो ऐसा करेगा उसे चुप कराने के लिए वहां पे लोग मौजूद हैं। तो वहां पे आईएसआईएस और अलकायदा वाला कानून नहीं चलेगा, और अगर जो चलाने की कोशिश करेगा वो उसकी सजा पाएगा, ये बिल्कुल तय है। क्योंकि वहां दहशतगर्द अगर दहशतगर्दी दिखाने की कोशिश करेगा तो मुझे लग रहा है कि वो चलेगा नहीं। नंबर 1। राजा सिंह साहब ने कहा है कि ईरान और रशिया बहुत समझदारी का फैसले लिया, नहीं तो हालात बिगड़ जाते सीरिया के। बिल्कुल राजा सिंह राजपूत साहब, आप शुरू से हमारे साथ इसी तरह से जुड़े हुए, इसी तरह से आप शुरू से बातचीत कर रहे हैं, और आप देखिए कि आपकी हर बात पे हमने लब्बैक कहा, और शुरू से आपको याद होगा राजपूत साहब की, शुरू से शायद उस वक्त ये तस्वुर भी न जाता रहा होगा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान है, इस तख्ता पलट के पीछे, और ये ईरान, टर्की और रूस इसमें शामिल है, ये बिल्कुल तय, और ये पूरे समझौते के साथ। क्योंकि कैसे मुमकिन है, आप बताइए, ईरान इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लेगा कि दहशतगर्दों को सीरिया के अंदर आने दे? नहीं आने देगा। रूस जो है बड़ी आसानी से आने दे, नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। टर्की जो है इस चीज को कैसे बर्दाश्त करेगा? मुझे लग रहा है कि, और टर्की ने मदद की, बिल्कुल मदद की, क्योंकि देखिए अभी बहुत सूझबूझ के साथ मुझे लग रहा है कि टर्की काम कर रहा है, बहुत सूझबूझ के साथ, और उसी का ये नतीजा मुझे लग रहा है कि निकला है। हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए अनिल भैया, नमस्कार। अच्छा, और यहाँ पे बशीर अहमद बवा खान वो लिख रहे हैं कि रूस की फौज शाम को रवाना कर रहा है, इसका क्या हुआ? मेहरबानी नहीं, मैं उस पर चर्चा करूंगा, मैं उस पर बातचीत करूंगा, मेरे साथ गेस्ट आ जाए। यहाँ पे रूस जो है, नहीं देखिए, रूस, एक तो मैंने पहले कहा कि वो ये जो खबर बार बार आ रही है कि रूस वहां से भाग खड़ा हुआ, ये बिल्कुल झूठी खबर है। रूस वहां पे और अपने आप को मजबूत कर रहा है, ये एक सच्चाई है। और रूस जो है वो कतई तौर पर इजराइल को, वो सीरिया को इस तरह से नहीं छोड़ेगा, सीरिया को बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा, मैं ये बात आपको बता दूं। और अगर अभी मान लीजिए
वहां पे इजराइल जा रहा है। अब ईरान अगर अटैक कर दे मान लीजिए, या रूस कर दे, तो अभी यही इजराइल जो है कहेगा कि रूस पे इन लोगों ने अटैक कर दिया, और एक फिर वही माहौल खराब करने के लिए। तो इसलिए उस माहौल से बचने के लिए ये खामोश है, ये बात आप समझ लीजिए। ये जो खामोशी ईरान की, जो रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसकी वजह ये है, बिल्कुल साफ है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो जयदीप साहब ने 172 वोट, यहाँ पे पैलेस्टीनियन राइट्स टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हक में 172 वोट तथा विरोध में 7 वोट। देखिए रोज हो रहा है जयदीप साहब, लेकिन उस पर अमल कैसे हो, मैं इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ अभी जो बात कर रहा हूं, यूएनओ में एक बार फिर भारी बहुमत से प्रस्ताव पास हुए। दुनिया चाहती है बुंदेला साहब की ये जो कत्ले आम हो रहा है गाजा में, ये रुके। दुनिया एक तरफ है, आप देखिए, अवाम वो सामने है, लेकिन ये बात शायद नेतन्याहू को समझ नहीं आ रही। अरे खुद मैंने शुरू में ही आपको देखिए कि मैंने खबर दी है कि इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, इजराइल के लोग। और आज 200 स्कूल के स्टूडेंट्स ने, उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की है जगह जगह, और वो अपनी हुकूमत के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ ये काम किया है। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है। एली कोहेन रक्षा मंत्री बनने वाला था शायद, क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? जी, मैं एली कोहेन की बात कर रहा हूं। जयदीप सिंह बुंदेला साहब, ये 1960 की बात है, बाद में उसे पकड़ा गया, फांसी दे दी गई दमिश्क में, वो एक जमाने तक रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये स्टोरी इसलिए दी गई है कि हम लोग इस पर चर्चा करते रहे। आपको याद होगा बुंदेला साहब ने कहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोसाद के लोग, तब तक मैंने स्टोरी नहीं पढ़ी थी, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें अपने लोगों को दाखिल कर दे। तो ये भी मुझे लग रहा है कि जो खबर आई है, तो कहीं ना कहीं ये चीज जरूर होगी। तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। मैं दूसरी जो बात करना चाहता हूं, वो अब्दुल रहमान साहब जुड़ गए, खालिद अख्तर साहब, मैं उस पर बात करूंगा इजराइल और सऊदी अरब की दोस्ती पर। वो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो दोस्ती, अब यहाँ पे देखिए जो खबर आ रही तिल अबीब से, इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंध सामान्य होने को लेकर बड़ी प्रगति की रिपोर्ट आई है। अब कहां से आई है? तिल अबीब से आई है। नेतन्याहू बहुत बड़े खतरे में है, नेतन्याहू की सरकार खतरे में है। नेतन्याहू बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इजराइल के लिए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो हो सकता है ये इसीलिए खबर। अब यहाँ इजरायली अखबार हरेज की ये रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों में सामान्यीकरण संघर्ष विमर्श समझौते से जुड़ा हो सकता है। ये गाजा में इजराइल के युद्ध को समाप्त कर सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इजराइल सऊदी अरब की मांग पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने की बजाय एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की दिशा में एक अस्पष्ट प्रतिबद्धता पर सहमत हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है, ये बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इजराइल सऊदी अरब की मांग पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने की बजाय एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की दिशा में एक अस्पष्ट प्रतिबद्धता पर सहमत हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, अब अभी जयदीप साहब ने या किसने कहा था कि दरअसल फिलिस्तीन को आजाद किया जाए न किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, उसकी वजह मैं बताऊं। उसकी वजह यह है कि अवामी मुखालफत। देखिए सऊदी अरब जो है, एक तो ये कि अब खुद कफील होना चाहता है, दूसरा ये कि वहां पे अवाम, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रहा है सऊदी अरब में, उससे सिर्फ सऊदी के लोग नाराज नहीं है,
बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान, जिस तरह से वहां शराब खाना खोला गया, जिस तरह से वहां फैशन शो कराया गया, जिस तरह से वहां नाच गाना कराया गया, तो चूंकि दुनिया के मुसलमान उसे बैतुल मुकद्दस मानते नहीं है, दुनिया के मुसलमानों के लिए वो अर्ज़ मुकद्दस है, क्योंकि वहां खाना काबा है, जिसकी तरफ मुंह करके पूरी दुनिया के मुसलमान सजदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो उनके लिए ये अर्ज़ मुकद्दस है। तो इसलिए अब यहाँ पे हालांकि एक्सियोस से जुड़े पत्रकार बराक रवीद ने एक्स पर यानी ट्विटर पर एक सऊदी अधिकारी के हवाले से इस रिपोर्ट का खंडन किया। अब ये देखिए, मैंने ये पूरा नहीं, मैं तो यहां दिखा रहा हूं आपको। अब जो मैंने कहा कि ये रिपोर्ट चलवाई गई होगी नेतन्याहू के खेमे से, ताकि जो मुखालफत हो रही नेतन्याहू की वो कम हो जाए कि साहब मैं तो सऊदी अरब को भी साथ ला रहा हूं, मैं तो सीरिया को भी साथ अपने ला रहा हूं, मैंने तो हिजबुल्लाह से भी इत्तेहाद कर, दोस्ती कर लिए, समझौता कर लिया है। तो ये बताने के लिए ये कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी, जबकि इजरायली लोग ये मान रहे हैं कि अब कोई भविष्य नहीं है, इजराइल में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इजराइल खतरे से खाली नहीं है, इजराइल पे बहुत बड़ी तलवार लटक गई। तो ये चलाने वाले, अब यहां पे अधिकारी ने कहा, ये कहना कि सऊदी नेतृत्व ने यानी सऊदी के की कयादत ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में बदलाव किया है, निराधार है, बेबुनियाद है। मैंने क्या कहा? मैं यही बात कह रहा हूं कि ये मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेशर है सऊदी अरब पे, और सऊदी अरब को ये जवाब दे ही। और सऊदी अरब देखिए अब जिस तरफ बढ़ रहा है, रूस से दोस्ती, चाइना से दोस्ती, क्योंकि चाइना कहने पे तो ईरान से हाथ मिलाया ना, चाइना के कहने पे, तो कैसे जाके इजराइल की गोद में बैठ जाएगा? फिर रूस के साथ जो रक्षा समझौता हो रहा है, जो डिफेंस जो समझौता हो रहा है, उसका क्या होगा? क्या क्या ये इतना आसान है जितना? और फिर सऊदी अरब अब निकलना चाहता है, सऊदी अरब उभरना चाहता है, और फिर वहां पे जिस तरह से मैंने खबर दी है कि वहां सफेद सोना जिसको कह रहे हैं कि वहां लिथियम निकला है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे में वो क्यों किसी का गुलाम बना रहेगा? कब तक अमेरिका के तलवे चाटता रहेगा? कब तक जो है गुलामी का तौक जो अपने गले में डाले रहेगा? और क्यों लोगों के ताने बर्दाश्त करेगा? ये सोचने वाली बात है। और इजराइल जिसे हमास ने हरा दिया, वो हराना ही है। आज तक नेतन्याहू पता नहीं कर सके कि कैप्टिस कहां है, आज तक पता नहीं कर सके कि हमास जो है वो है कहां एक्चुअली, हमास के लोग छिपे कहां हैं। तो ये नाकामी कौन बता रहा है? खुद इजराइल के लोग बता रहे हैं, इजराइल के, हमने ही अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये जो बात आई कि साहब सऊदी अरब ने कोई बदलाव नहीं किया, यानी टू नेशन स्टेट पर वो काम होना है, और जब तक ये नहीं होगा दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती क्यों नहीं होगी? क्योंकि अवाम भी अब इसके हक में नहीं है कि आप इजराइल के साथ दोस्ती कर लो। इसके अलावा सऊदी अरब ने यह कहा कि वो गाजा में युद्ध समाप्त करने और फिलिस्तीनी जनता के स्वतंत्र राज्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है, कोशिश करता रहेगा। और मैं आगे बढ़ता हूं, ये रिपोर्ट आप इसको जरूर गौर से देखिए, जरूर, क्योंकि ये रिपोर्ट हवा में नहीं है, हवा में नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी। अब और आइए, क्या कहते हैं क्राउन प्रिंस? अब उनके बयान पे चलते हैं और बयान आपके सामने पेश करते हैं। मैं 3 रिपोर्ट की बात की थी। एक मैंने बात की थी कि एसटीएस और ईरान, उसकी दोस्ती, और सीरिया में फिर से ईरान का सफारत खाना खुलना। दूसरी हमने बात की थी कि सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती, उसी पे हम बात कर रहे हैं।
अब यहाँ पे क्राउन प्रिंस क्या कह रहे हैं, जो MBS कहलाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान। सार्वजनिक तौर पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार करार दिया। अब ये आप देखिए, ये क्या है हा? शुरू से ये बात जो है सऊदी कह रहा, भले ही जो मदद करनी चाहिए नहीं की, जिस तरह से आगे आना चाहिए सऊदी अरब को नहीं आया, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहना बार बार कि इजराइल ने कत्लेआम किया है। और एक पॉइंट पे मैं आऊंगा अभी, और एक पॉइंट, और मैं समझता हूं बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प होगा। मैं अभी कनेक्ट करता हूं। देखिए तमाम चीजें, देखिए जियो पॉलिटिक्स को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। अब मैं आपको अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी ले चलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का वो जुमला याद रखिएगा कि तुर्की में जो कुछ हुआ है सीरिया में, उसके लिए तुर्की जिम्मेदार है, यानी तख्ता पलट तुर्की ने कराया है, नेतन्याहू ने नहीं कराया। इसको याद रखिएगा, मैं इस पे आऊंगा। अब देखिए उन्होंने कहा, यानी एम्बियंस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाने वाले फिलिस्तीनी देश को मान्यता दिए बिना सऊदी अरब और इजराइल के बीच सामान्यीकरण नहीं हो सकता है। हारेत्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी सूत्रों ने बताया है कि क्राउन प्रिंस को व्यक्तिगत रूप से फिलिस्तीनी देश को औपचारिक मान्यता देने में कोई रुचि नहीं है। यह मुद्दा केवल घरेलू राजनीतिक और धार्मिक समर्थन प्राप्त करने के लिए जरूरी है। अब यहां आइए, अमेरिका ने समझौता कराने की कोशिश की। हॉरेत्ज़ से पहले द अटलांटिक की रिपोर्ट थी कि जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे में रुचि नहीं है, लेकिन सऊदी जनता इसे महत्व देती। आ गई वही बात, आ गई। मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन वही बात यहां पे आ गई जो मैं बात कर रहा हूं। इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कई वर्षों से सऊदी अरब और इजराइल के बीच सामान्यीकरण समझौता कराने की कोशिश की है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। वहीं जल्द ही नवनिर्वाचित ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सत्ता में आ जाएगा, जिस कारण बाइडेन के पास ऐसा कोई भी समझौता कराने का बहुत कम समय मिला है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो पूरी बात है, मैंने कहा था इसको आप अमेरिका, अब आप देखिए, एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया कि जो तख्ता पलट हुआ है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू का कोई रोल नहीं है, अमेरिका का कोई रोल नहीं। यानी अमेरिका मतलब अभी जो बाइडेन का कोई रोल नहीं। अगर कोई क्रेडिट देना चाहे जो बाइडेन का कि उन्होंने तख्ता पलट करवा दिया है सीरिया में, तो ये बेबुनियाद बात है, नंबर एक। नंबर दो कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को भी इसका क्रेडिट नहीं देना चाहते कि ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुआ। अब तीसरी बात आ जाइए, देखिए अगर मैं लगा रहा हूं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत है, मैंने एक बड़े नेशनल चैनल पे कहा था, बल्कि इंटरनेशनल चैनल पे, जब ये नतीजे आए थे उस वक्त एक बहस हो रही थी, तो मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की सियासत जो है वो बड़ी पुख्ता हो गई है, बड़ी मजबूत हो गई है, और वो जिस तरह से 2020 में हारे थे जिन स्विस स्टेट में, वो स्टेट कि जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत है, जहां पे मुसलमान अमेरिका में वो 7-8 स्टेट हैं, स्विंग स्टेट जिसको बोलते हैं। तो स्विंग स्टेट ये कि पता नहीं होता है कि वो किसको वोट करेंगे। तो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया था, और ये तकरीबन 2% वहां पे मुसलमान है, और उनका वोट बड़ी अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया।
जितने सीटों से हारे थे उतने सीटों से इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, और वही 90 सीटें वहां पे। इस बात को समझिए। तो मैं जो बात कर रहा हूं, ये स्विस स्टेट की वजह से जीते, यानी मुसलमानों की वजह से। और मुसलमानों ने उन्हें वोट क्यों दिया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि हम गाजा में सीज फायर कराएंगे। जब जैसे ही हुकूमत में बैठेंगे सीज फायर हो जाएगा, जंग रुक जाएगी, हमले रुक जाएंगे। अब आप इसको समझिए। बार बार सऊदी अरब क्यों कह रहा है कि इजराइल जो है वो कत्लेआम कर रहा है? इजराइल का मतलब आज क्या है? नेतन्याहू है। यानी गजा में कत्लेआम हो रहा है, ये सऊदी अरब खुल के कह रहा। अब जरा दोनों को कनेक्ट कर लीजिए, ये चीजों को जोड़िए, तो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप, उनमें और सऊदी अरब में बातचीत हो रही हो, और नेतन्याहू को हटाया जाए, पहले जंग को रोका जाए और फिलिस्तीन को फिलिस्तीनियों दे दिया जाए, और उसके बाद रिश्ते बनाए जाए। क्योंकि देखिए अमेरिका बहुत कमजोर हो गया अंदर से, बहुत इक्तिसादी तौर पर, माली एतबार से बहुत ज्यादा वो कमजोर हो गया है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन में ये वादा किया कि सबसे पहले हम अपने देश को स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे, उसके बाद हम बाहर देखेंगे। और दूसरी तरफ ये आप देखिए, यहां पे जिस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कल हमने पढ़ा था, आज मैं ले आया नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द वो पैरा और लेटेस्ट कि किस तरह से जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और वो है ब्रिक्स। देखिए कुछ लोग पिछला देखते हैं कि साहब पिछला दौर, देखिए पिछले दौर में चाइना कहां था आप देख लीजिए, पिछले दौर में ईरान कहां था आप देख लीजिए, पिछले दौर में टर्की कहां था आप देख लीजिए, पिछले दौर में और जरा से आ जाइए, सऊदी अरब की क्या हैसियत थी वो आप देख लीजिए। और अब तो ब्रिक्स में 70-80 मुल्क साथ में आना चाहते। दूसरी बात यह कि जिस तरह से चीनो इजराइल को रोकने में नाकाम हुआ है, वो कोई मामूली बात नहीं थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत अहम बात थी मुझे लग रहा। तो इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब में और पहले में बड़ा फर्क हो गया। पहले के हालात अलग थे, अब के हालात पूरी तरह से अलग है, पूरी तरह से। मैं कुछ सवाल ले लेता हूं, हो सकता है मैं देख नहीं पाया चूंकि आज कोई है नहीं। कैप्टन साहब ने बताया था कि ये लिख रहे हैं राजा सिंह राजपूत, कैप्टन साहब ने बताया था कि अमेरिका के बैंक सऊदी अरब का पैसा अमेरिकी बैंक में जमा है, सऊदी अरब अमेरिका का दोस्त नहीं, चंगुल में पता है। देखिए ये बहुत पुरानी बातें हो रही हैं, ये बहुत पुरानी बातें हो रही हैं। बहुत बड़ा सरमाया अब सऊदी अरब खर्चा करने जा रहा है और खर्च कर रहा है। सऊदी अरब हरित क्रांति की तरफ बढ़ा है। सऊदी अरब जो है वो कई अरब पेड़ लगाने जा रहा है, और तमाम जो है यानी रेगिस्तान को अब सब सब्जा में बदलने जा रहा है, यानी उसको हरा भरा बनाने जा रहा है। कई और बड़े प्रोजेक्ट वहां पे बन रहे। तो सऊदी अरब देखिए, और फिर ये जो अभी सफेद सोना जो लिथियम निकला है, आप इसको क्या समझ, क्या ये अमेरिका को दे देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीजें बहुत तेजी से बदल रही, और ये बैंक में पैसा वहां पे जमा, ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। मुझे लग रहा है कि अब इसमें नया कुछ नहीं है। एक और बात जो राजा सिंह ने लिखा कि एमबीएस जरूर इजराइल अमेरिका के चंगुल से निकलना चाहते, बिल्कुल निकलना चाहते, और वहां के अवाम भी। देखिए अब उनको लग रहा है कि अगर ज्यादा दिनों तक हम गुलामी की जिंदगी जिएंगे तो अवाम हमारा तख्ता पलट देगा, क्योंकि तख्ता पलटे जा रहे हैं, तख्ता पलटा जा रहा है। जॉर्डन में बहुत जल्द 2 ही 3 दिन में आप देखिएगा कि जॉर्डन में तख्ता पलट हो जाएगा। ये बड़ी पक्की रिपोर्ट आ रही है, ये मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, बहुत पक्की रिपोर्ट। और इसके अलावा खालिद अख्तर साहब लिख रहे हैं, सऊदी तभी नींद से
जागेगा जब तक इजराइल सऊदी पर कब्जा नहीं कर लेगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, चीजें बदल रही हैं, चीजों को मेरे ख्याल से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है, और अचानक चीजें बदलती भी नहीं है कि साहब अचानक सऊदी जो है वो अपने आप को अलग कर लेता। ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये ईरान नहीं था। ईरान ने बहुत संघर्ष के बाद शाह पहलवी से अपने आप को आजाद किया था। तो ये हमें समझने की जरूरत है, ये हमें देखने की जरूरत है। अब आ जाइए, एक साहब है, समीर साहब हैं, अगर इजराइल किसी की जमीन पर कब्जा करेगा तो क्या वहां के लोग कैप्टिव्स को भी नहीं पकड़ेंगे? तो क्या उनकी आरती उतारेंगे? शर्मा जी, ये अनिल शर्मा जी की बात का जवाब दे रहे हैं। यहाँ सऊदी से हमें कोई उम्मीद नहीं है, ट्रंप आएगा, यही सऊदी का लहजा बदल जाएगा। देखिए, ऐसा है कि उम्मीद तो अल्लाह की जात से है खालिद साहब, बाकी किसी से कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं, हालात जो है देखिए तेजी से बदलते हैं, चीजें बदलती हैं। कल कोई कह रहा था साहब कि आप बताइए कि जो तालिबान है वो दहशतगर्द, लेकिन उसी से ईरान ने हाथ मिलाया। आज भारत जो है उसी तालिबान के साथ जो है वो सरकार यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाए हुए। क्यों? हालात बदल गए, चीजें बदल गई। आज जब हम बात कर रहे हैं कि एसटीएस, बिल्कुल सब जानते हैं कि ये जो जुलानी है कौन है। पहले आईएसआईएस बगदादी के साथ, फिर उसके बाद अलकायदा के साथ। भाई चीजें जो है और सब जानते हैं कि इस पर अमेरिका ने इसी जुलानी पर, ये जुलानी 6 साल जेल में रहे अमेरिका की, और इसके अलावा यही जो है अल जुलानी जो है वो उन पर 88 करोड़ का इनाम था, अमेरिका ने रखा हुआ था। ये वही है, लेकिन चीजें बदल रही हैं। आज ईरान जो है वो कह रहा है दोस्ती करेंगे, ईरान दोस्ती करने पर आमादा है। ये क्यों? तो इसका मतलब ये कि चीजें जो है वो बदलती हैं। फजील साहब भी लग रहा है आ नहीं पा रहे हैं, हालांकि अभी हम इंतजार करेंगे। वो कह रहे थे कि मैं जुड़ जाऊंगा, वो स्टेशन गए हुए थे। मैं फजील साहब से एक बार फिर राब्ता, शायद वो आ जाए तो मैं कुछ जो है बात उनसे करना चाह रहा था, और मैं सोच रहा था कि उस पर चर्चा अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग अलविदा भी कह रहे हैं। मैं थोड़ी सी बातें और हैं जो मैं आगे लेकर आना चाहता हूं। मुमताज साहब, हमने एक खबर दी, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीजें ईरान की जमीन है। देखिए, ईरान इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पर अभी चर्चा कर ली है। और ईरान मैंने 2-3-4 शुरू से मैं कह रहा हूं कि देखिए, सीरिया में जो कुछ हुआ, ईरान खामोश बैठेगा ऐसा नहीं है। और ईरान और सऊदी दोस्ती है, तो सऊदी ईरान की दोस्ती को जो अभी नई नई हुई है, परवान चढ़ रही है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट साइन किए जा रहे हैं, तो वो जो है वो ईरान को छोड़ के फिर इजराइल के साथ दोस्ती कर लेगा, ऐसा हरगिज नहीं है। अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। बहुत बड़ा खेल, बहुत बड़ा खेल, और इसमें पूरी तरह से नेतन्याहू नाकाम हो गए, पूरी तरह से। जब मैं कह रहा हूं, आप देखिए, नेतन्याहू अपने देश को नहीं बचा सके, बचा नहीं सके, मतलब ये कि जंग जो है वो इजराइल के अंदर दाखिल हो गई और नेतन्याहू कुछ नहीं कर पाए। जंग 15 महीने तक फैल गई, नेतन्याहू बेबस हैं, अपने कैप्टिव्स को नहीं छुड़ा पा रहे हैं, नेतन्याहू बेबस हैं, नेतन्याहू कमजोर हैं। मोसाद जो है, जो दुनिया में ढिंडोरा पीटता था, लेकिन आज मोसाद भी बहुत कमजोर नजर आ रहा है। जो एयर डिफेंस की बात थी, चाहे वो आयरन डोम हो
या एरो 3 हो, एरो 2 हो, यहां तक कि जो अमेरिका का थॉर्ड आया था वो भी इजराइल को नहीं बचा सका। इजराइल पे वैसे ही हमले हौती भी करता है, वैसे ही हमले हिजबुल्लाह भी करता है, और ईरान में ने भी मोसाद के अड्डे को तबाह कर दिया। हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर तक पहुंच गया। कौन सी कामयाबी, कैसी कामयाबी? लाखों लाख लोग आप देखिए वो निकल गए, इजराइल से चले गए छोड़ के, और ये कहते हुए गए कि अब यहां पे कोई फ्यूचर नहीं, कोई भविष्य नहीं है, यहां रुकने कोई मान नहीं। तो ये क्या है? नाकामी है। आप 50,000 लोगों को मार रहे हैं, तो मारना जो है वो कामयाबी की दलील नहीं है। आपको क्या मिला? क्या क्या आपको लग रहा है कि गाजा पे इजराइल जाकर के वो नई बस्ती बसा लेगा? कैसे बसा लेगा आप बताइए, कैसे, कहां से आपको लग रहा है? फिर जॉर्डन, जॉर्डन जहां पे आप देखिए वो जॉर्डन, जॉर्डन में एक इंकलाब, तख्ता पलट, और ये 2-3 दिन में होने वाला है। 2-3 दिन में जॉर्डन में ये होने वाला है। ये ऐसी खबरें आ रही हैं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ऐसा होता है तो। ये कोई मामूली बात नहीं होगी, और ये होगा। और जब ये होगा तो आप फिर से देखिएगा, हमास अभी कमजोर नहीं पड़ा। जैसा कि मैंने कहा, अभी मैंने आपके सामने खबर पड़ी है कि किस तरह से फिर हमास खड़ा हो रहा है, फिर वो इजरायली फौजियों से मुकाबला कर रहा है और उससे मार रहा है। ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पे, और हिजबुल्लाह क्या कर रहा है? हिजबुल्लाह क्या कर रहा है? क्या खामोश बैठेगा हिजबुल्लाह? क्या आपको लग रहा है कि वो जो है सुकून चैन की नींद ले रहा होगा हिजबुल्लाह? नहीं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इसके पीछे बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। तुर्की के बारे में भले ही तरह तरह की बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा से हटके देख रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि हटके देखने की जरूरत है। जियोपॉलिटिक्स को आप सीधे सीधे नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। जब एक तरफ तुर्की ब्रिक्स को मजबूत करने पे लगा है, तो वो क्यों देखेगा अमेरिका की तरफ? क्यों देखेगा नेटो की तरफ? क्यों देखेगा ओल्ड वर्ल्ड सेंटर को? वो नया देख रहा है, नया। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उसको हमें जरूर गौर से देखना चाहिए। यहाँ पे मुमताज साहब, हमने एक बार यहाँ पे राजा सिंह, ईरान बहुत बड़ी सफलता, ड्रोन पावर बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इसके अलावा मैं राजा सिंह राजपूत, अब मैं आ जाता हूं जरा तुर्की पर। तुर्की पे बात मैं करूंगा, और बहुत जरूरी मुझे लग रहा है कि तुर्की पे बात करना है कि तुर्की किस तरह से, क्यों तख्ता पलट तुर्की कर रहा है। क्या तुर्की ने इसलिए तख्ता पलट कराया, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उस पे सीरिया कब्जा कर ले, वो सॉरी इजराइल कब्जा कर ले? क्या इसलिए? और क्या इसलिए ईरान चुप रहा कि इजराइल बड़ी आसानी, यानी वो ईरान जो गाजा पर इजराइल को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, जो फिलिस्तीन पर इजराइल को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं बात को? समझिए आप। वो ईरान, मैं फिर कह रहा हूं, इसको जोर देकर कह रहा हूं, वो ईरान जो गाजा पर इजराइल को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, फिलिस्तीन पर इजराइल को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, सवाल यह है कि सीरिया पर कैसे बर्दाश्त करेगा? कैसे वो इतनी आसानी से वहां पे तख्ता पलट हो जाने देगा? नहीं, इसके पीछे ईरान है। और ये जो कत्लो गारतगरी नहीं हुई, सबसे ज्यादा नजर सीरिया में एक चीज पर थी, मैं आपको बता दूं, और आप भी कहेंगे बिल्कुल सही है, वो है मौलाए कायनात हजरत अली की बेटी जनाबे ज़ैनब का रोजा। जी हां,
सबसे ज्यादा खतरा रोजे को था कि सबसे पहले आतंकवादी, दहशतगर्द, विरोधी, मुखालिफ, जो भी आप नाम दे दीजिए, सबसे पहले उसे नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि क्या अभी तक कोई ऐसी खबर आई, बल्कि वहां पे गए जो बागी ग्रुप है, विद्रोही ग्रुप है, वहां पे वो पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां वीडियोग्राफी, वहां दुआ पड़ी। मैं बिल्कुल आपको एक सही बात बता रहा हूं, ये ऐसा मुमकिन नहीं था। ये बात अलग है कि ऐसी खबरें सोशल मीडिया के जरिए, आज मैं इंडिया टीवी के एक प्रोग्राम में गया था, वहां पे ऐसे ही बात कही गई। मैंने कहा भाई देखो, ये तो वेस्टर्न मीडिया ने चलाया। और क्या वेस्टर्न मीडिया ने चलाया कि अलवी और उमवी वो आमने सामने आ गया। अरे 1400 साल पहले का झगड़ा ला के खड़ा कर दिया था, लेकिन वो 2 दिन से ज्यादा खबर नहीं चली। 2 दिन बाद उस खबर पर मिट्टी पड़ गई। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। और क्यों मिट्टी पड़ गई? क्योंकि उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। उस पर ईरान भी खामोश रहा, उस पर टर्की भी खामोश रहा, उस पर सऊदी भी खामोश रहा। किसी ने उसको हवा नहीं दी। ये तो बकवास है, ये तो बेकार की बात है। आज मसला बैतुल मुकद्दस का है, आज मसला मस्जिद अक्सा का है, आज मसला जो है वो फिलिस्तीन की आजादी का है। कौन यहाँ पे अलवी और उमवी यहाँ पे लड़ रहा है? और जो लड़ रहा है वो यकीनन अमेरिका और इजराइल के एजेंट होगा। और अगर मैंने ये बात कही थी कि अगर यहां चैन और सुकून है तो इसके पीछे ईरान है। शुरू से मैं पहले दिन से बात कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक वो तमाम तस्वीरें क्लियर हो रही। राजा सिंह साहब लिख रहे हैं ईरान के संपर्क में था अबू मोहम्मद अल जुलानी। देखिए ये बात राजपूत साहब आप भी कई जगह से खबर ले आए, मैं भी इसको बार बार कह रहा हूं कि जरूर कोई समझौता हुआ है, जरूर कोई बात है। कितनी आसानी से आप देखिए ना, बड़ी आसानी से बशर उल असद रूस पहुंच जाते हैं, बहुत आसानी से। क्या वाकई आसानी, इतनी आसानी थी? और अगर अमेरिका और इजराइल का इसमें हाथ होता, माफ कीजिएगा ये बहुत पॉइंट की बात करने जा रहा हूं, अगर इस तख्ता पलट में अमेरिका और इजराइल का हाथ होता, हालांकि अब तो आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया, द एंड कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन फिर भी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या इजराइल ये चाहता कि बशर उल असद बच के निकल जाए? जो असलहे नहीं छोड़ रहा है, जो एयर स्ट्राइक कर रहा है, और शुरू में खबर भी आई थी, आपको याद होगा, कि इजराइल ने तो मार गिराया जो फैमिली थी बशर उल असद की। ये खबर चली 2 दिन तक कि बशर उल असद तो मारे गए, उनको वो उनका प्लेन जो है वो हादसे का शिकार हो गया या उसे मार गिरा, ये तो खबर चलाई गई। तो अगर इजराइल का हाथ होता इसमें तो पक्का जो है बशर उल असद वहां से नहीं भाग पाते, वहां से वो नहीं निकल पाते। ये मैं दावे से बात कर रहा हूं, पक्की बात कर रहा हूं, बशर उल असद नहीं निकल पाते। बशर उल असद का वहां से जाना और बगैर खून खराबे के तख्ता पलट का होना इस बात की दलील है कि इसके पीछे ईरान है, इसके पीछे टर्की है, इसके पीछे रूस है। अब कोई माने या ना माने। यहां पे अनिल शर्मा साहब, तुर्की ने ईरान का किया फायदा किया, क्या फायदा किया ये आप कहना चाहते हैं अनिल शर्मा जी? ये तो बाद में पता चलेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, ब्रिक्स, उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात चल रही है, और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पैसा लगा ईरान में। आप बात समझिए। और क्यों टर्की चाहेगा कि इजराइल जो है वो सीरिया में आके घुस जाए, सीरिया में बफर जोन बना ले, सीरिया में वो कब्जा कर ले? इससे सीरिया को क्या फायदा होगा, वो टर्की को क्या फायदा होगा? जरा बताइए हमें, क्या फायदा होगा?
इसलिए इसको समझिए। मुझे तो लग रहा है कि इजराइल जाल में फंस गया इन लोगों के। नेतन्याहू को फिर एक बार झटका लगने जा रहा है। और जिस तरह से प्रॉक्सी वॉर लड़ी गई है कि जब हिजबुल्ला हमले बंद करता है तो हौती शुरू कर देता है, हौती बंद करता है तो हमास शुरू कर देता है, और हमास बंद करता है तो इराक जो है हमले करता है। आप देख लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, तो इसलिए फायदा क्या है वो तो पता चलेगा ना। सबसे बड़ी चीज ये होगी कि अभी सीरिया में इस्तेकाम, आपस में झगड़े बंद, जिनका इस्तेमाल ये इजराइल और अमेरिका करते थे जिन दहशतगर्दों के नाम पे, अब जब वहां से दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, दहशतगर्द खत्म हो जाएंगे और वहां एक अच्छी हुकूमत कायम होगी, तो किसका फायदा हो आप देखिए। इसलिए मुझे लग रहा है इसके अलावा सऊदी को चाहिए कि वो साइंटिस्ट, स्कॉलर, इकोनॉमिक्स पैदा करे। ये उसकी तरफ बढ़ रहा है सऊदी अरब, माफ कीजिएगा, बढ़ रहा है बहुत तेजी से। गोदी मीडिया चलाए थी हमारे देश में, क्या है मुझे नहीं है। ये क्या मोहम्मद शकील साहब लिख रहे हैं, रशिया ने असद को बचाने के लिए मोटा माल भी तो लिया। ये सब देखिए, ये सब कहां से आप लोग लाते हैं? मोटा माल और पतला माल ये कहां से ले आते हैं भाई? अरे ये तो पूरे वजूद की बात हो जाती है। हाँ? मफादात तो जुड़े हैं ही एक दूसरे के, फायदे तो जुड़े। ये कोई ऐसा क्या कि हम तुम्हें बचा देंगे, ये कोई रंगदारी चल रही क्या? ये कहां अब छोट छोट भैया पत्रकारों की बातों में आ जाते हैं शकील भाई। अरे भाई ये देश है। बशर अल असद की तकरीर सुनिए, ईरान ने आज कह दिया एसटीएफ के साथ हम समझौता करने के लिए तैयार है, दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। कहां है, अब किस दुनिया में? इसलिए बहरहाल आज वो भी नहीं आए। सऊदी भी ईरान के राह पर चलेगा, बहुत मजबूत बनेगा। नहीं, मजबूत बनेगा और मजबूत बनना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि सऊदी अरब जिस रास्ते पे जाकर के अपने आप को मजबूत कर रहा है, वो रास्ता बहुत अच्छा नहीं उसके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर वो वेस्टर्नाइज करना चाहेगा अर्ज मुकद्दस को, तो मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। वो वेस्टर्नाइज ना करे, वो स्ट्रांग बने, मजबूत बने, लेकिन वेस्टर्न कल्चर को हावी ना होने दे। वरना वेस्टर्न कल्चर अगर वहां आ गया तो वही होगा कि तख्ता पलट हो जाएगा। बहुत दिनों तक मोहम्मद बिन सलमान की सरकार नहीं चलेगी, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए उसको वेस्टर्नाइज ना करें, वो काम करें वहां पे, वो पूरे जो जो इस्लामी तौर तरीका है, और मैं वो इस्लामी नहीं जो आतंकवादी टाइप वाला नहीं, एक सही चीजों को लेकर के आप आगे बढ़े, तो मुझे लग रहा है कि कामयाबी जरूर मिलेगी। यहाँ पे परवीन गुलबशाह, ईरान के विपक्ष के नेता ने ऐलान कर दिया इजराइल के खिलाफ जंग छोड़ने के लिए, नहीं तो फिर लेट हो जाएगी, जंग छेड़ने के लिए होगा। देखिए, ये ईरान तैयार है, लेकिन अभी 20 जनवरी तक, जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते, और डोनाल्ड ट्रंप कई इशारे दे चुके हैं, मुझे लग रहा है कि हर वक्त जंग खेलना भी ठीक नहीं है। अगर फिलिस्तीन आजाद हो जाता है तो सबसे पहली बात यह कि जो ग्रेटर इजराइल है वो किस्सा तमाम हो जाएगा। ईरान ने पहले ही कह दिया, जो ट्रंप ने कहा था कि साहब ईरान ये ऐलान कर दे कि हम जो है न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे, वो ईरान ने कर दिया। न्यूक्लियर बम नहीं बना, वो कह दिया कि आकर के देख लो, हम नहीं बना रहे, भले ही वो जो भी है, लेकिन कहा कि आकर के देख लो। तो मामला क्लियर हो गया, सैंक्शन हटेगी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है। और तीसरी चीज ये
कि नेतन्याहू का जो हश्र होगा वो आप देख लीजिएगा। आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तख्ता पलट में तुर्की है, न तो अमेरिका है यानी जो बाइडेन है, और ना ही इसमें नेतन्याहू है, बिल्कुल क्लियर कर दिया। बिला वजह क्रेडिट लिए जा रहे थे, बिला वजह अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे थे, खत्म कर दिया, क्रश कर दिया बिल्कुल से। बहरहाल चैनल पर आप सभी को शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो ईरान का झंडा झुका हुआ है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स को समझना, देखना और उस पे काम करना, ये बहुत मुझे लग रहा है कि दूर की कौड़ी है। ट्रंप को बात कोई पत्थर की लकीर नहीं, बिल्कुल खालिद अख्तर साहब, मैं नहीं मानता। मैंने कल भी एक प्रोफेसर का जो इकोनॉमिस्ट थे अमेरिकन, मैंने आपके सामने पेश किया। पत्थर की लकीर कोई चीज नहीं होती है, लेकिन सिचुएशन बदलती है, इक्वेशन बदलता है, परसेप्शन बदलता है। और अमेरिका भी अभी मतलब कब तक जंग लड़ेगा, और अमेरिका खोखला हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूं। इसलिए अमेरिका कहीं ना टूट जाए, इसलिए भी बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, आप सब हमसे जुड़े। और हमारे साथ अनिल शर्मा जी, खालिद अख्तर साहब, राजा सिंह राजपूत, खुर्शीद अली, अनिल परवीन गुलबशा साहिबा। तो अभी अभी जो आपने गुलबशा साहिबा कहा, मुझे लग रहा है कि ईरान जो है वो बहुत समझदार है, उसकी सियासत बड़ी पुख्ता है, सोच समझकर वो कदम उठाएगा। और डिमांड तो अपोजिशन की होती रहेगी, क्योंकि अपोजिशन तो हर जगह कहीं चाहता ही है कि उसकी कोई ना कोई आवाज सुनी जाए। तमाम लोगों का, मैं सारे लोगों का जिक्र नहीं कर पाऊंगा अभी। सैयद कलीम, आपका भी शुक्रिया। तो तमाम लोगों का, क्योंकि मैं आज अकेले ही इतनी देर तक बोलता रहा और आप सब हमसे जुड़े भी रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। गुड नाइट, शब खैर।